हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन सीडीपीजी 2027 के। अगर आप हिस्ट्री विषय यानी HUQP 09 के एस्पिरेंट है तो आपके लिए ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपडेटेड सिलेबस आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। इसको हम अपडेटेड सिलेबस इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि हर बार सिलेबस जो है ये एक्चुअली रिलीज करते हैं। ज्यादातर हमने यही देखा है कि जो सिलेबस होता है उसमें कोई खास बदलाव तो होता नहीं है। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आप आपके CET-PG 2027 की तैयारी में यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली NTA की CET-PG की सिलेबस से ली गई फाइल है, मतलब ये जो सिलेबस है वो वहां से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 2027 के लिए आपको कौन सा सिलेबस यूज करना है, इसके ऊपर इस सेशन में चर्चा होगी अगले 6 से 8 मिनट के भीतर। अपडेटेड सिलेबस ये हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है भाई, कर लो ज्वाइन। क्योंकि यहां पे इस टेलीग्राम चैनल पे मैं कंटिन्यूसली आपके लिए CET-PG हिस्ट्री के अपडेट्स लेके आता हूं। मैं कब कौन सी क्लास लेने वाला हूं, कौन सा शॉर्ट आया है, कौन सा मैराथन में लेने वाला हूं, सब कुछ जानकारी आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, आपका पेपर कोड है HUQP 09, यानी MA हिस्ट्री के लिए का आपका ये पेपर कोड रहेगा। आप BA में रहोगे या फिर BA आपने अभी अभी कंप्लीट किया होगा, आपको MA हिस्ट्री अगर परस्यू करना है तो उसके लिए आपको CET-PG में HUQP 09 ये वाला जो कोड है ये सिलेक्ट करना होगा एग्जामिनेशन कोड के तहत। ठीक है, इसमें आपको 75 MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे डोमेन स्पेसिफिक है, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे। जो सिलेबस में अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, उसी से 75 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ठीक है, अगर हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है, 75 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है। इसका मतलब टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। सही करोगे तो जैसे मैंने कहा 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत कर दोगे तो 1/4 का नेगेटिव है, यानी 1 मार्क आपका यहां पे काटा जाएगा अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो। ठीक है, एग्जाम बाइलिंगुअल होती है। एग्जाम के पहले जो स्क्रीन आती है वहां पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है लैंग्वेज को। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन हिंदी में दिखाई देंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में देखना है तो वो वाला ऑप्शन भी होता है। द सेम गोज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल। इन द नोटिस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, while you are reading all the instructions, you are allowed to choose the language in which you would like to display the questions. That will be the default language in which the question shall be displayed, right? But you can also choose to change the language for a specific question from English to Hindi. So don't worry about it. कोई ज्यादा लोड नहीं लेगा लैंग्वेज का। हिंदी इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान है। ये CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। स्क्रीन के ऊपर आपको सवाल दिखाई देगा, है ना। आगे अगर हम सिलेबस की ब्रेड्थ के बारे में बात करते हैं तो देखो यार, एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे 5 मॉड्यूल हैं। तो यही आपका सिलेबस है। आइए झट से देख लेते हैं सिलेबस क्या है। अगर हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की बात करते हैं तो ये इकट्ठा दिया गया है। ठीक है, ये है आपका एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, 10,000 BC से लेके 1206 AD बोला गया है इसको आपके सिलेबस की फाइल में। और शुरुआत होती है आपकी प्री हिस्ट्री से, यानी स्टोन एज से। तो पैलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, मेगालिथिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, और फिर स्टेट फॉर्मेशन, दैट इज 16 महाजनपदास, यहां तक पहुंचेंगे। फिर 16 महाजनपदास के बाद वहां पे आपके राजवंश आने शुरू हो जाएंगे, हरियंका, शिशुनागा वगैरह। उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकास, लोकायतास। फिर आता है आपका मौर्यन एम्पायर, है ना। और मौर्यन एम्पायर के बाद फिर पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर में हम लोग इंडो ग्रीक्स के बारे में, शकास, कुशानास, वेस्टर्न क्षत्रपास, सातवाहनास, है ना, या फिर खरवेला, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। संगम एज भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार से आपका एंशिएंट का सिलेबस है। आगे भी है, आगे का देखते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद का क्लासिकल एंड रीजनल पावर्स है, गुप्ताज, वाकड़काज, हर्षा। ठीक है, यहां तक आपका नदर्न इंडियन पर्सपेक्टिव से इतिहास पढ़ा जाएगा हर्षा तक।
उसके बाद आ जाती है रीजनल डायनेस्टीज। आप देख सकते हैं रीजनल डायनेस्टीज ज्यादातर डेक्कन या फिर ईस्ट की हैं। पाला, सेनाज ईस्ट के हैं, कदम्बास, पल्लवास, चालुक्याज, राष्ट्रकूटा सारे के सारे डेक्कन के हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा हर्षा तक नॉर्थ इंडिया, पाटलिपुत्र, कन्नौज, यहां से जो इतिहास बनता है उसको हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। उसके बाद जो डिफ्यूजन होता है पावर का उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। और फिर हम लोग आ जाते हैं आपके यूनिट 2 में। ये है आपका अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, 750 से लेके 1206 तक, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत तक। ये है आपका अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस। यहां पे आपको पढ़ना है राइज ऑफ राजपूत, डिक्लाइन ऑफ राजपूत, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध इन द 8th सेंचुरी, उसके बाद गजनावीद इनकर्जन्स, उसके बाद घुरी इन्वेजन्स, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर, एग्रेरियन एक्सपांशन के ऊपर, ट्रेड नेटवर्क्स के ऊपर, है ना। तो पूरी की पूरी अर्ली मिडिल इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अर्ली मिडिल इंडियन इकोनॉमी अर्ली मिडिल इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंपीरियल चोलास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल। चोलास के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन आएगा आपको। तो अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये जो आपका एक यूनिट है वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे छोटा यूनिट है दोस्तों। ये करने के लिए आपको 10 से 15 दिन काफी हो गए, ठीक है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा? इंपीरियल चोलास होगा। तो ये हो गए आपके सिलेबस के पहले 2 यूनिट। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। आपने पहचान ही लिया होगा, यूनिट नंबर 3 होगा आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। यहां पे आपको जनरली स्पीकिंग 5 टॉपिक्स जो है करने होते हैं। शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से, फिर हम लोग सदर्न इंडियन किंगडम्स यानी विजयनगर एम्पायर एंड बहामनीज, इनके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स की, यानी यहाँ पे भक्तिज्म एंड सूफीज्म के बारे में बात होती है। एंड देन वी रीच मुगल एम्पायर। इस प्रकार से लगभग 4 अलग अलग यूनिट्स हैं इसमें। सब यूनिट्स हम लोग कह सकते हैं। सब यूनिट कौन से हैं? दिल्ली सल्तनत, सदर्न किंगडम, सदर्न किंगडम में कौन से हैं? विजयनगर एंड बहामनी, ठीक है। फिर आता है आपका भक्ति एंड सूफी, ये 2 आपका सब यूनिट है। और मुगल एम्पायर, ये भी आपका सब यूनिट है। इसमें सुर भी आ जाता है, ठीक है, बीच में सुर, इंटररेग्नम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 सब यूनिट है यूनिट नंबर 3 के। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, विजयनगर बहामनी, भक्ति सूफी, ये 4 आपके सब यूनिट है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे गए हैं, कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे नहीं गए हैं। ऐसा जानबूझ के किया गया है। ऑब्जर्वेशंस में मैं इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। 4th यूनिट एंड 5th यूनिट जो है, अगर आप सिलेबस की फाइल में देखोगे इकट्ठा देके रखे हैं। 5th यूनिट ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है, उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके पहले 4th यूनिट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। शुरुआत होती है हिस्टोरियोग्राफी से, फिर एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया, उन्होंने पास करे गए एक्ट्स, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, है ना। उसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जहां पे राइज ऑफ नेशनलिज्म से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक हमें सब कुछ पढ़ना है। ये आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, सारे के सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स यहाँ पे एक्चुअली में इन्होंने ये नहीं करे हैं, ठीक है, मतलब नहीं लिखे हैं। 5th यूनिट है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, जहां पे आपको बहुत सारे रेवोल्यूशंस पढ़ने हैं। इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, एंड साथ ही साथ 2 वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। यूनिट नंबर 5 वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपके सिलेबस का सबसे छोटा यूनिट है और सबसे ज्यादा निगलेक्टेड यूनिट में से एक है। खुद सीयूईटी पीजी में एनटीए इसके ऊपर सवाल नहीं करता। 75 में से इस पूरे के पूरे यूनिट के ऊपर एक सवाल आता है। पूरे के पूरे यूनिट के ऊपर एक सवाल आना, आप समझिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल आते हैं इसके ऊपर, और वो भी बहुत ही बेसिक डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट। कोई भी बच्चा जिसको थोड़ी बहुत भी वर्ल्ड हिस्ट्री पता हो, आराम से उनको कर लेगा। तो इसी वजह से वर्ल्ड हिस्ट्री को करने के लिए मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन काफी हो गए।
तो जो दो छोटे आपके यूनिट्स हैं, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, दोनों को खत्म करने के लिए 1 महीना बहुत ज्यादा हो गया, मतलब मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, करने के लिए तो ये एक हफ्ते में खत्म हो सकते हैं। लास्टली मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका सिलेबस सजेस्टिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। सजेस्टिव का मतलब ये होता है कि आपको केवल ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि क्या क्या सिलेबस में है, लेकिन एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी गई है। आपको क्या मान के चलना है? आपको ये मान के चलना है कि स्टोन एज से लेके भारत का इतिहास, स्टोन एज यानी पाषाण युग से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक सारा कुछ इसमें आएगा, सब कुछ आपको पूछा जाएगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो। स्टोन एज यानी पैलियोलिथिक एज से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक 1947 तक सब कुछ आपको पूछा जाएगा। पैलियोलिथिक एज इन इंडिया स्टार्ट्स विथ 5 लाख ईयर्स बिफोर टुडे। तो ये बहुत बड़ा एक कालखंड है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, स्टोन एज से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक का आपका सिलेबस है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये सजेस्टिव सिलेबस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये सिलेबस सजेस्टिव है, एग्जॉस्टिव नहीं। हर एक टॉपिक सब टॉपिक यहां पे मेंशन करके नहीं दिया। बाद में जब क्वेश्चन आएगा आप ही खुद बोलोगे कि भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं भैया, सजेस्टिव सिलेबस है, आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस आ ही नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। नो सिंगल सेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर। बच्चे पूछते रहते हैं सर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, नहीं बता सकते। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे कम वेटेज वाला ये है, सेक्शन है। लेकिन अगर आप एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न में मुझसे पूछ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तीनों के तीनों सेम इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बता दिया आपको जेन्युइनली, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो आपका सिलेबस है, वो जो यूनिट है वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री छोटा होने के कारण उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री का कोई भी सेक्शन आप बिल्कुल भी लीव मत कीजिएगा, चाहे एंशिएंट, अर्ली मिडिवल हो या मॉडर्न हो, चारों आपको प्रॉपरली करके जाने हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा कि देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडल इज लो इन्वेस्टमेंट एंड लो यील्ड। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि पढ़ने के लिए भी आपको ज्यादा कष्ट नहीं करने पड़ेंगे और उसमें से क्वेश्चन भी कम आएंगे, तो ज्यादा यील्ड भी नहीं देगा। तो लो इन्वेस्टमेंट भी है, लो यील्ड भी है, एकदम बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है ये, है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे हुए पैसे वहां पे पड़े रहते हैं, लेकिन उसमें कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है हमें, है ना। उसी प्रकार से है। एंड अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मॉड्यूल नीड्स टू बी स्टडीड एज अ ब्रिज बिटवीन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ये एक ब्रिज की तरह आप इस्तेमाल करना इसको। एंशिएंट एंड मिडिवल के बीच में अर्ली मिडिवल है, ठीक है बच्चों। ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं आपको फिर से एक बार अपील करना चाहूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल का जो QR कोड है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ चुका है और आपको ये समझ में आ चुका है कि इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है बच्चों। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं फिर से एक बार आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए योगेश लांकर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।